हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि आखिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, तो आज हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो बेसिकली जो आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, ये जो है एक आपका एक सिंबॉलिक फॉर्म होती है, यानी कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। तो इट इज द सिंबॉलिक फॉर्म या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। तो जैसे बात करते हैं जिंक की रिएक्शन अगर मैं करूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और आपका क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट और आपके साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम सिंबल्स का यूज करेंगे। हम जिंक को वर्ड में ना लिखकर उसका सिंबल लिखेंगे ओनली। जैसे जिंक का सिंबल होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल होता है H2SO4 और फॉर्मूला हो जाएगा इसका ZnSO4 और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस H2 निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन को कंप्लीट वर्ड्स की फॉर्म में ना लिखकर ओनली सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो इसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। सबसे पहला आती है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड नंबर पर आती है आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करूं तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो बेसिकली यही आपकी केमिकल बैलेंस इक्वेशन होती है। इसके अंदर रिएक्टेंट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं, एक या उससे ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, और उसका जो मास होता है वो इक्वल होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट में बने होंगे तो उनका भी आपका नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए एलिमेंट्स के। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएंगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बात करूं जिंक की, अगर मैं रिएक्शन करा दूं H2SO4 के साथ, तो इसके अंदर क्या है, आपके दो एलिमेंट है। एक तो आपका जिंक है और दूसरे नंबर पर आपका H2SO4। तो बेसिकली क्या होगा, जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ कर देंगे तो ZnSO4 बन जाएगा आपका और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास है वो इक्वल होना चाहिए ZnSO4 के और हाइड्रोजन के मास के, यानी कि जो प्रोडक्ट के अंदर मास होगा वो इक्वल होना चाहिए आपके रिएक्टेंट्स के अंदर जितना मास होगा। तो यही आपकी क्या है, केमिकल बैलेंस इक्वेशन है। अगर मैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करूं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स का जो मास का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल नहीं मिलेगा आपको जितना भी आपके प्रोडक्ट का मास है, तो उसी को बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे C2H6 प्लस ऑक्सीजन, यानी कि C2H6 होता है आपका ईथेन, और ईथेन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर निकल जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके क्या है, प्रोडक्ट हैं, और आपका C2H6 और आपका ऑक्सीजन आपके ये क्या है, आपके रिएक्टेंट्स है। तो इनका जो मास है वो इक्वल नहीं है, जिस वजह से हम इसको क्या बोल लेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है तो उसको मोर इफेक्टिव या फिर मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। एक केमिकल इक्वेशन को आप मोर इंफॉर्मेटिव, मोर अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर मान के चलो आपका केमिकल इक्वेशन है, आपकी जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दी है, और उसमें क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। मान के चलो जिंक आपका क्या है, एक सॉलिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, आपका एसिड होता है, आपका एकदम लिक्विड फॉर्म में, और जिंक सल्फेट भी क्या है, आपका एक लिक्विड है, और जबकि हाइड्रोजन आपकी क्या है, गैस है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर आपका एक
एक तरीके से स्टेट चेंज हो रही हो, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो रही हो, जैसे लिक्विड से सॉलिड बना हो, सॉलिड से लिक्विड बना हो, या लिक्विड से गैस बनी हो। तो बेसिकली इसके अंदर आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो केमिकल इक्वेशन को, उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस को लिखकर। ठीक है, अगर मान के चलो आपकी केमिकल इक्वेशन में कोई एसिड आ जाए या बेस आ जाए, तो बेसिकली अगर एसिड आ जाए तो उसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ये आपका डाइल्यूट एसिड है या फिर कंसंट्रेटेड एसिड है। बेसिकली जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होते हैं वे एसिड होते हैं जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, और जिसके अंदर वाटर आप निकाल दोगे तो उसको बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड एसिड। तो बेसिकली आपकी केमिकल इक्वेशन है उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप उसके अंदर एसिड को डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपकी केमिकल इक्वेशन में अगर आपका कलर चेंज हो रहा है तो बेसिकली आप उसको कलर का नेम दे सकते हैं, रेड, पिंक या ब्लू। जैसे रिएक्टेंट से आपका कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स में उसका कलर कुछ और था और प्रोडक्ट में जाके उसका कलर कुछ और हो गया, तो बेसिकली आप उसको कलर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो केमिकल इक्वेशन है ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। बेसिकली बात करते हैं अगर आपकी केमिकल इक्वेशन में अगर कोई हीट प्रोसेस हो रहा है, अगर किसी रिएक्टेंट्स में आपको हीट दी गई है और वो किसी आयंस में या किसी चीज में ब्रेक हो गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम हीटिंग प्रोसेस के द्वारा दिखा सकते हैं। बेसिकली डाउनवर्ड एरो से डिक्रीजिंग हीट दिखा सकते हैं और अपवर्ड एरो से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज हीट दिखा सकते हैं एक तरीके से। तो एरो के द्वारा भी, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड एरो के द्वारा भी आप अपनी इक्वेशन को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आई होप कि आपको जो है अच्छे से केमिकल इक्वेशन के बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।